तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेस्ट। जैसा कि तुम लोग ये देख रहे हो पीछे से बढ़िया से पेड़ वगैरह उठ के जा रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट की बात करेंगे कि रेस्ट आखिर होती क्या है। मतलब कि जब हम लोग आप एक बोलते हैं रेस्ट एपीआईज, नॉर्मली ये वेब सर्विसेज के नाम पे जानी जाती है, कहते हैं वेब सर्विसेज होती है। लेकिन आखिर अगर हम बात करें कि व्हाट इज रेस्ट इज ऑल अबाउट, मतलब रेस्ट क्या है, क्यों है, उसका मतलब योगदान क्या है, एंड अगर उस सब चीजों के कॉन्टेक्स्ट में हम जाएं तो व्हाट इज द रेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं कि रेस्ट वो जो रेस्ट वाज डिफाइंड बाय ए रो फाइंडिंग ने इसको बनाया था। कब बनाया था? 2000 में बनाया था। ठीक है, इट वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज द कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है। रेस्ट इस रेस्ट का जो फुल फॉर्म है बेसिकली वो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब व्हाई व्हाट इज, अगर इसको फुल फॉर्म में लिखे रिप्रेजेंटेशनल सॉरी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर ट्रांसफर तो तो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक तुम्हारा क्लाइंट हो गया, ठीक है, और रिसोर्स हो गया। ठीक है, रिसोर्स क्या चीज हो गई? कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल तुम्हारा टेबल हो गया या कोई डेटा हो गया या कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई। उसकी रिप्रेजेंटेशन उसको किसी एक अवस्था में उसकी जो भी एक रिप्रेजेंटेशन है उसको रिस्पॉन्ड करना ही एक रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है। तो अगर इसको मोर कंसाइज वे में अगर हम जानना चाहें तो उसकी एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। ओके, लाइक इट मींस when a REST API is called, the server will transfer to the client a representation of state, the requested resource। जिस भी रिक्वेस्ट को, रिसोर्सेस को रिक्वेस्ट किया गया है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन क्लाइंट को सेंड करना ही एक क्या है? रेस्ट एपीआई है यार, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है। तो इसमें बेसिकली इसे आर्किटेक्चरल स्टाइल, अगर बात किया जाए कि अगर मोटे मोटे वर्डों में बात करें कि रेस्ट है क्या, तो रेस्ट कुछ नहीं है, इट्स एन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेब सर्विसेज। ठीक है, वेब सर्विसेज क्या होती हैं? प्रोग्राम टू प्रोग्राम कम्युनिकेट करने के तरीके को वेब सर्विस बोलते हैं। नॉर्मल अगर ह्यूमन, इफ इट इज कुड बी रीडेबल बाय द ह्यूमन, इट कुड बी एनी प्रोग्राम विच इज रीड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम क्या कहते हैं कि आपके सेकेंड प्रोग्राम यानी सेकेंड एप्लीकेशन भी रीड कर सकती है, इसलिए हम इसको वेब सर्विसेज वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज खास तौर पर मायने रखने वाली है। वन इज द क्लाइंट। एक क्लाइंट हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा यूजर हो सकता है नॉर्मली। सेकेंड इज रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स और क्लाइंट की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ओके। तो अब किसी भी इसने जब रॉफेल्ड ने जब बताया तो इसने कहा कि 6 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जब भी हम किसी एक उसको कह सकेंगे कि भाई तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो रेस्टफुल है या नहीं है। तो आ, ये 4-5 चीजें हैं, जिसमें से कोड ऑन डिमांड एक ऑप्शनल है, बाकी स्टेटलेस है। ये 6 पैरामीटर को आपका जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन को या अपने आपके रिस्पॉन्स को, स्टेट को रेस्ट फुलफिल्ड कहा जाएगा। पहला क्या है? यूनिफॉर्म इंटरफेस होना चाहिए। सेकेंडली कहता है क्लाइंट सर्वर मॉडल को इंप्लीमेंट करना चाहिए, कैशेबिलिटी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, लेयर्ड आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहले बोलता है कि स्टेटलेसनेस क्या होती है, व्हाट इज ए स्टेटलेसनेस। अगर हम सेकेंड से स्टार्ट करें, स्टेटलेसनेस। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है वो बाय डिफॉल्ट इन स्टेटलेस होता है। अब व्हाट डज इट मीन? सपोज दैट आप कंप्यूटर पे वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपने लॉगिन कर लिया है और
ये आपका सर्वर है, ठीक है, जहां पे आपने रिक्वेस्ट R1 यूजर नेम पासवर्ड के साथ डाल दी है एंड कॉन्जिक्यूटिव आप मल्टीपल रिक्वेस्ट रेस कर रहे हो, क्योंकि आप एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो, कभी होम पेज एक्सेस कर रहे हो, कभी कुछ और एक्सेस कर रहे हो, इस तरीके से कभी अबाउट अस एक्सेस कर रहे हो, इस तरीके से एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है स्टेटलेस में कोई भी आपसी दो रिक्वेस्ट एक दूसरे की स्टेट को नहीं जानती, यानी इट्स नॉट मींस दीज आर रिक्वेस्ट फॉर ए सर्वर इज कंसीडर टू बी ए टोटली न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है। सर्वर के लिए ये सभी की सभी, चाहे एक नहीं 1000 रिक्वेस्ट आ जाएं, ये सभी नई रिक्वेस्ट हैं। तो यानी इन शॉर्ट मोटा मोटा बात करी जाए तो इन दोनों में कोई भी जान पहचान नहीं हो पाई है, ठीक है, कि ऐसे एक रिक्वेस्ट भेज दिया तो अब कल आओगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रिक्वेस्ट भेजते रहो, इट्स नॉट लाइक दैट वे। तो इस चीज को बोला गया है स्टेटलेसनेस होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली बोलता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होना चाहिए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोले तो अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की हम बात करें तो इसमें क्लाइंट सर्वर का क्या मतलब है भाई, है ना, मैं एक चीज लिख के दिखाता हूँ आपको। क्लाइंट सर्वर का अगर बोले मोटा मोटा तो द क्लाइंट एंड सर्वर एक्ट इंडिपेंडेंटली, ये दोनों ही, जो भी आपका सर्वर क्लाइंट हो सर्वर हो, ये दोनों ही इंडिपेंडेंटली एक्ट करने चाहिए ईच अदर, and the interaction between them is only in the form of request, और जब भी इन दोनों के बीच में रिक्वेस्ट होगा केवल और केवल रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में होगा, इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट ओनली। कहां से इनिशिएट किया जाएगा, केवल और केवल क्लाइंट के द्वारा इनिशियलाइज किया जाएगा, एंड रिस्पॉन्स विच द सर्वर सेंड्स टू द क्लाइंट ओनली एज ए रिएक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट, और ये जब भी होगा ये रिक्वेस्ट का रिएक्शन पार्ट होगा, रिएक्शन पार्ट होगा, कभी भी ऐसे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। द सर्वर जस्ट सिट्स देयर एंड वेटिंग फॉर द रिक्वेस्ट, यानी जो तुम्हारा ये सर्वर होगा ये हमेशा वेट करता रहेगा, किसका, रिक्वेस्ट का वेट करता रहेगा, waiting from the client, okay। The server doesn't start sending away information about the state of the resource on its own, ये कभी भी अपनी स्टेट ऐसे ही नहीं भेजता रहेगा, ठीक है। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, यानी सर्वर क्या होगा, सर्वर एक प्रोग्राम है जो क्या करेगा, वेट करेगा किस बातों का, मल्टीपल रिक्वेस्ट आने का, जब भी कोई रिक्वेस्ट इसके पास आएगी तो ये उसका रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और क्लाइंट सर्वर को कभी नहीं जानेगा और सर्वर भी क्लाइंट को कभी नहीं जानेगा, तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। स्टेट लेयर्ड आर्किटेक्चर, तीसरा पॉइंट हमारा हो गया लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप ये क्लाइंट हो, आपका ये क्लाइंट प्रोग्राम एक्सेस कर रहा है और ये हमारा AWS का बड़ा सा प्रीमाइसेस है। अब चूंकि हमारा कोई एक सिंगल सर्वर नहीं था या स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं था, तो पहले हमारे कंपनी में छोटे छोटे प्रोजेक्ट रन कर रहे थे और अभी हम पहले सीधे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे थे और रिस्पॉन्स कर रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि हमारा कंपनी बड़ी हो गई तो हमने एक सिक्योरिटी लेयर बीच में डाल दी है, ठीक है, एक बीच में बड़ा सा लोड बैलेंसर डाल दिया है, एंड देन जाके हमारे 10 इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं, एंड फर्दर इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस वे एंड दे आर गोइंग टू सर्व इन दिस वे। तो ये क्लाइंट आपका ये कुल मिला के एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी एन काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। सो क्लाइंट के रिस्पॉन्स को, यानी क्लाइंट के रिस्पॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसमें कितने लेयर्ड सिस्टम है, यानी कितनी सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं या कितने भी तुम्हारे बीच में सर्वर्स इन्वॉल्व है, कॉन्जिक्यूटिव सर्वर्स इन्वॉल्व है, इसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगला बात करते हैं कैशेबिलिटी की, ठीक है। तो अब देखो कैशेबिलिटी क्या होती है ना,
अगर आपके पास सर्वर से रिस्पॉन्स आया है तो ये आपको बता सकता है कि आपका जो अगर नया नया वर्ड पेज खोल लेते हैं। ओके, तो ये कैशेबिलिटी की बात आते हैं। ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कस्टमर कैन बी cacheable response. Therefore, the response clearly define themselves unacceptable, prevent customer from reusing the state or inappropriate data for further request. When the managing the caching eliminate the sum of the, देखिए कुछ जब भी हमारा सर्वर रिस्पॉन्स करेगा तो कुछ सेट ऑफ डेटा के साथ रिस्पॉन्स करता है। अगर डेटा बोलता है तो इस सेट ऑफ डेटा के साथ रिस्पॉन्स होता है। इसमें ये भी इंफॉर्मेशन को पास करेगा कि ये पर्टिकुलर डेटा जो है वो कैशेबल है या नहीं है। ठीक है, ये अगर ये कैशेबल है तो क्लाइंट परमिट करता है कि इसको कब तक कैश किया जा सकता है, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, और ये कैशेबिलिटी क्या करती है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। कुछ पर्टिकुलर डेटा जो होते हैं वो बार बार क्या होते हैं कि भाई आप बैकएंड में हिट करने मत जाओ उसको। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने के लिए होते हैं। एक होता है सिक्स ऑप्शनल होता है कोड ऑन डिमांड। ठीक है, तो उसमें क्या कोड इन डिमांड क्या होता है कि ये जावा अपलेट कोड ऑन डिमांड। ओके, so the server temporarily improve or optimize the functionality of the client by logic that is executes. Example of the compiled component, the Java and client. Compliance with the constraint will enable the distributed hypermedia system with desired contingency and properties such as performance, scalability, variability, visibility and portability. तो कुल मिला के अगर बात करें कोड डिमांड क्या होता है कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जैसे ब्राउजर्स जावा स्क्रिप्ट रन करने में सक्षम होते हैं, या फिर एप्लेट होता है। अब जब पहले एप्लेट यूज होते थे अब तो यूज होते भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका रनेबल यानी कंपाइल्ड प्रोग्राम है ये आपको क्लाइंट को ही भेज देता है और कहता है कि आप एग्जीक्यूट कर लो इंस्टेड ऑफ मी। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस यूज करने के लिए, तो यानी सर्वर के ऊपर जितना भी लोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है फॉर द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। ओके, तो हम लोगों ने ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पॉइंट कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने कवर कर लिया है स्टेटलेस कर लिया है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कवर कर लिया है, लेयर्ड सिस्टम कवर कर लिया है, कैशेबिलिटी कवर कर लिया है। एक चीज केवल बचती है यूनिफॉर्म इंटरफेस। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इंटरफेस की हम बात करते हैं। तो एक सेकेंड आप रुकोगा, तो नया पेज में खोल लेते हैं। ओके ओके, ओके, सो यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या होता है, जो पहला पॉइंट है हमारा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, यूनिफॉर्म इंटरफेस defines the interface between client and server. It simplifies, decomposes the architecture, enables every part to be developed. Uniform interface has four guiding principle. यूनिफॉर्म प्रिंसिपल के चार गाइडिंग बेसिकली प्रिंसिपल है। पहला क्या है प्रिंसिपल है भाई, रिसोर्स बेस्ड। रिसोर्स हम लोग ने बता दिया, जिस चीज को भी देखो रिसोर्सेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अगर आपकी टेबल है ये आपका रिसोर्स हो गया। इसमें बेसिकली आप कितने तरीके के मेथड परफॉर्म कर सकते हो, या तो आप इसको ऐड कर सकते हो, स्टूडेंट ऐड करोगे, ठीक है, या आप डिलीट करोगे, ठीक है, या क्या करोगे भाई अपडेट करोगे, जिसको अपडेट करोगे, ठीक है, और क्या करोगे ऐड हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, और बाकी क्या रह गया, क्रेड में क्या होता है CRUD क्रेड। ठीक है, क्रिएट अपना हो गया, हाँ रीड, अगर इंफॉर्मेशन को अगर रीड करना है, ठीक है, तो यानी मेजरली आप इस चार तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो किसी के रिसोर्सेज के थ्रू। तो वो ये हो गया तुम्हारा रिसोर्स, जिसको हम लोग रिसोर्स करते हैं, और मेजरली इसमें ये चार तरीके के आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो।
ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्स बेस्ड। ठीक है, ओके, अब वापस जाते हैं रिसोर्स पे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड यूजिंग यूआरआई। हर एक जो आपका रिसोर्सेज है, यानी रिसोर्स की बात करेंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? यूआरआई से फाइंड होता है। यूआरआई यूआरआई क्या होती है? जो अगर आप लोग स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे @गेट मैपिंग लिखे रहते हैं, गेट मैपिंग, अरे मैपिंग लिखा रहता है, उसके अंदर तुमने कुछ एक बैक स्लैश करके लोकल होस्ट करके कुछ ऐसे सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट दिया रहता है, स्टूडेंट। तो यानी हर एक स्टूडेंट के लिए जो एक यूआरआई है ये यूनिक होता है तुम्हारे एप्लीकेशन, ये मल्टीपल नहीं हो सकते, यानी ये यूनिक होते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, द रिसोर्सेज देमसेल्फ आर डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन रिटर्न टू द कस्टमर। ठीक है, अब देखो ये रिसोर्सेस अब बोल रहा है क्या, खासतौर से यहाँ पे क्या बात बोल रहा है? रिसोर्सेस, ये रिसोर्स है, पूरा का पूरा रिसोर्स है। मान लो तुम्हारे अंदर 1000 लौंडा रह रहा है, तुमने क्वेरी करी है केवल 10 लौंडों के लिए। ठीक है, तो अब ये केवल 10 लड़के का रिकॉर्ड जेसन में रिकॉर्ड रिटर्न करके जाएगा ना, तो यानी ये वैल्यू कुछ भी डिफर हो सकती है पूरे के पूरे एक्चुअल रिकॉर्ड से। ठीक है, यानी उसका कुछ पार्ट हो सकता है। मान लो तुमने से 3 ही फील्ड मांगी है, मान लो नेम मांगा है, एड्रेस मांगा है और एज मांगी है, बस इसके अलावा कुछ मांगा ही नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ 3 चीजें मिलेंगी एज ए रिस्पॉन्स। ठीक है, उसकी स्टेट पे। ठीक है, तो ओके, फॉर एग्जाम्पल द सर्वर कैन नॉट सेंड द डेटाबेस बट रिप्रेजेंट सम डेटाबेस रिकॉर्ड। पूरा का पूरा डेटाबेस नहीं भेजता है, लेकिन सम डेटाबेस रिकॉर्ड भेजता है। ठीक है, टू HTML, XML और JSON फॉर्मेट में भेजता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर रिक्वेस्ट। जिस इस किस बात पे डिपेंड करती है भाई? डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर रिक्वेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, सर्वर डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। मैनिपुलेशन ऑफ द रिसोर्स बाय रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये बात दूसरा क्या, दूसरा कैटेगराइजेशन क्या है? 4 तरीके से बांटा गया है। मैनिपुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज बाय रिप्रेजेंटेशन। मैनिपुलेशन जो हमने क्या बताया, 4 तरीके से किया जाता है, 4 तरीके से हम लोग ज्यादा करते हैं भाई। पुट, भाई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो पोस्ट मेथड यूज कर दिया, अगर अपडेट करना है तो अपडेट मेथड यूज कर दिया, है ना, और रीड करना है तो गेट, और अपडेट करना है तो पुट। ये भाई मैनिपुलेशन से बोला है कि मैनिपुलेशन से हम लोग ने मॉडिफाई कर लिया, ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। Manipulation of the resource by representation, when a client represent a resource associated with metadata information on the server or modify or delete it. सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज, तीसरा कैटेगरी क्या है? सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस। ठीक है, each message contain enough information to describe how the message is processed. For example, parser can specify by the intermediate type. इसके अंदर MIME टाइप लिखे रहते हैं। अगर MIME टाइप के हम लोग एग्जांपल के रूप में देखें, नेट में मैं सर्च मार के दिखाता हूँ, MIME टाइप। ठीक है, हाँ, तो ये MIME टाइप अगर हम देखें तो देखो क्या होता है, कितने पैरामीटर ये वैल्यू होती है। एप्लीकेशन जेसॉन टाइप से, एग्जांपल इमेजेस, ठीक है, मल्टीमीडिया पार्ट, ठीक है, इस तरीके से CSS, HTML, टेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट, इस तरीके से MIME टाइप आप लोग ने वैल्यू देखी होगी जब भी अपना कभी एप्लीकेशन यूज करते होगे। ठीक है, ओके, और इसके बाद क्या है? हेटोस क्या होता है? एज ए हाइपरमीडिया एज ए इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं बताने की कोशिश करूंगा। चौथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी होना चाहिए। एज ए इंजन हाइपरमीडिया टेक्स्ट एज ए इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट, इसका फुल फॉर्म ये होता है, कस्टमर प्रोवाइड द स्टेट बाय क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर बॉडी कंटेंट रिक्वेस्ट हेडर रिक्वेस्ट URI. The service provide customer with the state by response code, response header, body content. It is called hypermedia. ठीक है, within the hypertext. In addition, the above description hetos also means wherever necessary the object
इसका ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, वेयर एवर नेसेसरी object or itself is contained in its linked body to supply the URI for retrieving the object is the same interface that any REST service provide the fundamental in the design. ठीक है, हेटोस को मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा इन डिटेल में, भाई हेटोस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गेट रिक्वेस्ट करी है किसी रिक्वेस्ट को गेट, और आपका रिसोर्स R1 था जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके से जाती है, नेम, ठीक है, ID, एज, ठीक है, एंड अगर ये रिस्पॉन्स इधर गया है तो इसमें कुछ तरीके से इस तरीके से फॉर्मेट रिस्पॉन्स आना चाहिए कि भाई नेम, ID, एज एंड इट्स रेलिवेंट लिंक्स, चाहे वो रेलिवेंट लिंक्स की और भी इसके कॉन्जिक्यूटिव, फॉर एग्जांपल अपडेट कैसे करना है इसका लिंक होना चाहिए, डिलीट कैसे करना है इसका लिंक होना चाहिए। इसका मैं हेटोस का मैं कोई इमेज उठा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, जैसे कि हेटोस देख रहे हो, इसमें एक लिंक एट्रीब्यूट मिला हुआ है, इसमें एक एडिशनल लिंक एट्रीब्यूट आता है जो कि इसके लोकल्स को इसके रेलिवेंट को रिप्रेजेंट करता है कि भाई अगर फर्स्ट कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रीवियस कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, सेल्फ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है एंड रेलिवेंट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेट मी शो वन मोर एग्जांपल इफ आई एम एबल टू फाइंड इट आउट। ये देखो लिंक आ रहा है, ठीक है, सेल्फ, आइटम, डेटा, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है ये हेटोस को रिप्रेजेंट करता है। तो यही सब छह प्रिंसिपल है, इन शॉर्ट छह गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, इन सबको जो फॉलो करता है रिएक्ट रेस्ट, इन शॉर्ट कुछ नहीं, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसको सन 2000 में रो फील्डिंग नाम के साइंटिस्ट ने सन 2000 में एज अपने पीएचडी कंसल्ट के टाइम पे डिस्कस किया था। इट्स नथिंग बट एन आर्किटेक्चरल स्टाइल वेयर द 6 गाइडिंग प्रिंसिपल हैज टू सपोर्ट। अगर मैं मोटे मोटे बात पे बात करूं तो यूनिफॉर्म इंटरफेस होना चाहिए, क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करना चाहिए, कैशेबिलिटी होनी चाहिए एंड स्टेटलेसनेस, लेयर्ड आर्किटेक्चर एंड कोड और डिमांड। इसके रिसोर्सेज एंड वर्ब्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी के स्कोप के लिए इतना ही काफी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।